हेलो स्टूडेंट्स। अपने पिछले कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लेक्चर में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री का A to Z ज्ञान दे दिया है कि भाई ज्योमेट्री से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए। अब ज्योमेट्री से ही थोड़ी सी एक रिलेटेड चीज़ होती है, क्या? रोटेशन थ्योरम। कि भाई वैसे तो रोटेशन अपना फिजिक्स का एक चैप्टर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक रोटेशन थ्योरम होती है जो अपने ज्योमेट्री में बहुत काम आती है। तो आइए समझते हैं कि यार ये रोटेशन थ्योरम हमारे पास क्या होती है, या रोटेशन थ्योरम की प्रॉब्लम आखिर किस तरीके की होती है। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। कि भाई देयर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वन इज Z1 एंड अनदर इज Z2। फॉर द टाइम बिंग ऐसा करता हूँ, मैं इनके मॉडुलस सेम ले लेता हूँ, ठीक है, कि भाई इसका मॉडुलस भी R है, इसका मॉडुलस भी R है, ठीक है। अब मान लो कि भाई ये आर्ग्यूमेंट है थीटा और ये आर्ग्यूमेंट, ये एंगल है फाई, ठीक। अब यहाँ पे ये इसका मॉडुलस R है, ये थीटा है, तो मैं Z1 को ये लिख सकता हूँ R e की पावर आइटा थीटा। यस। अब मैं यहाँ पे भाई Z2 को क्या लिख सकता हूँ? R e की पावर आइटा, इसका पूरा आर्ग्यूमेंट कितना है? थीटा प्लस फाई, ठीक। अब R e की पावर आइटा थीटा प्लस फाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं? R e की पावर आइटा थीटा इंटू ई की पावर आइटा फाई। कि हम इसे लिख सकते हैं R e की पावर आइटा थीटा इंटू ई की पावर आइटा फाई। तो देखो ये जो R e की पावर आइटा थीटा है, दिस इज नथिंग बट Z1। इसका मतलब Z2 को हम क्या लिख सकते थे? Z2 इज इक्वल टू Z1 e की पावर आइटा थीटा, या ई की पावर आइटा फाई, सॉरी, कि Z2 बराबर Z1 e की पावर आइटा फाई। इसका मतलब अगर मैंने Z1 में e की पावर आइटा फाई से मल्टीप्लाई किया, भाई अगर मैंने Z1 में e की पावर आइटा फाई से मल्टीप्लाई किया तो Z1 क्या हुआ? फाई एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। भाई ये जो Z1 है, ये Z1 फाई एंगल से इधर क्या हो गया? रोटेट हो गया। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। कि भाई दिस थ्योरम इज नोन एज रोटेशन थ्योरम। कि भाई अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में e की पावर आइटा फाई से मल्टीप्लाई कर दें तो वो फाई एंगल से रोटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज। अगर फाई पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, और फाई अगर नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज, इधर रोटेट होगा। अब कोई कहेगा कि सर ये दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने जरूरी थे क्या? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने ज़रूरी हैं। दोनों के मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकते थे। जैसे मैं दूसरा केस लेता हूँ कि भाई दिस वन इज़ Z1 एंड दिस वन इज़ Z2, और इनके बीच का एंगल अभी वापस ये कितना है? फाई है। इसका मैग्नीट्यूड लेट से मोड Z1 है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लेट से मोड Z2 है। नाउ हाउ कैन वी ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन Z1, Z2 एंड फाई? अब देखो Z1, Z2 एंड फाई, वापिस अगर हम इस तरह की पिक्चर बनाएं तो Z1 को मैं लिख सकता हूं क्या? मोड Z1 e की पावर आइटा थीटा, थीटा ये एंगल हो गया, ठीक बात। इसी तरह मैं अगर Z2 के लिए पिक्चर बनाऊं तो Z2 क्या होगा? मोड Z2 e की पावर आइटा थीटा प्लस फाई, ठीक है। अगर दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो Z2 अपॉन Z1 इज इक्वल टू मोड Z2 अपॉन मोड Z1, ठीक है, इंटू ई की पावर आइटा फाई, ये आ जाएगा अपने पास। अब देखो इसको अगर डिवाइड कर दिया तो Z2 अपॉन मोड Z2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन मोड Z1 इंटू ई की पावर आइटा फाई। इसका मतलब Z1 के यूनिट वेक्टर में, ये एक तरीके से क्या? यूनिट वेक्टर। Z1 के यूनिट वेक्टर में e की पावर आइटा फाई से मल्टीप्लाई करते तो Z2 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिलता है। Z1 के यूनिट वेक्टर में e की पावर आइटा फाई से मल्टीप्लाई करते तो Z2 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिला। सही बात। तो ये भी एक हमारे पास रिलेशन बना सकते हैं। अब देखो अगर मोड Z1 मोड Z2 बराबर होते तो ये कट जाते, तो ये आ जाता। यस और नो? कि भाई अगर ये बराबर होते तो ये आते तो हमारा पास ही कट जाता। इसी तरह सपोज करो कि भाई सर कोई ये ओरिजिन से ही निकलने जरूरी है क्या? भाई कोई पूछे कि सर इनका ओरिजिन से ही निकलना जरूरी है क्या? आप ये बताओ।
अब ओरिजिन से निकलना कोई ज़रूरी नहीं है, ये किसी और पॉइंट से भी इस तरह से हो सकते हैं। जैसे सपोज करो ये है Z1, ये है Z2, ये है Z3, ये Z1 Z2 Z3 है, ठीक बात। इनके बीच का एंगल ये है फाई, ठीक। अब पहले देखा करो कौन आगे है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कौन आगे है। एक तो नोडल पॉइंट हो गया कि भाई Z1 से निकल रहे हैं, तो Z1 हो गया अपने पास क्या, नोडल पॉइंट। एक वेक्टर हो गया ये, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर हो गया Z3 माइनस Z1, और एक वेक्टर हो गया Z2 माइनस Z1। अब एंटी क्लॉकवाइज अगर बढ़ेंगे तो कौन आगे है, Z3 माइनस Z1 आगे है, Z2 माइनस Z1 आगे है। क्या आंसर है जी, Z3 माइनस Z1 आगे है। तो Z3 माइनस Z1 आगे है, किससे आगे है, Z2 माइनस Z1 से। इसका मतलब Z2 माइनस Z1 के यूनिट वेक्टर में, यूनिट वेक्टर को बनाने के लिए हमेशा उसके मोड से डिवाइड कर देते हैं। तो Z2 माइनस Z1 के यूनिट वेक्टर में e की पावर आइटा फाई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, Z3 माइनस Z1 का यूनिट वेक्टर। तो ये हो जाएगा Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉड Z3 माइनस Z1। चमका जी कि भाई पहले देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कौन आगे है, और फिर उसके बाद देखो कि हमारे पास उस वेक्टर को कैसे लिखा जाए, उस वेक्टर में यूनिट वेक्टर, उस डायरेक्शन में हमें क्या लिखना है, यूनिट वेक्टर। अब देखो ये 3 केस है, केस 1, केस 2, केस 3, ये मैंने आपको 3 केस बनाए। अब इन तीनों केस में जैसे मैं अगर इस वाले में पूछता कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z1 कितना होगा, भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z1 का आंसर क्या होगा, यहाँ पे Z2 अपॉन Z1 e की पावर आइटा फाई है तो कितना है, फाई। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z1 इज इक्वल टू फाई। इसका मतलब जैसे मैंने ये लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z1 इज इक्वल टू फाई, इसका मतलब Z2 से 0 को जोड़ें, Z1 को 0 से जोड़ें, उनके बीच का एंगल कितना है, फाई। और Z2 Z1 से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आगे है, इस बात का 2 मतलब है। इसी तरह से यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z1 कितना होगा, फाई, कि भाई ये कितना होगा, फाई। इसी तरह अगर मैं इसमें देखूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, ये हमारे पास कितना होगा, फाई, कि दिस विल ऑल्सो बी फाई, ये भी हमारे पास फाई होगा। इसका मतलब Z3 माइनस Z1 वेक्टर Z2 माइनस Z1 वेक्टर से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फाई एंगल आगे है। चमका जी यहाँ तक, भाई यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो अगर कोई कहे कि सर नोडल पॉइंट एक होना ज़रूरी है क्या, एक केस मान लो हम और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मतलब जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि सर जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एक है ये वेक्टर Z1 Z2 और एक है ये Z3 Z4, और इनके बीच का एंगल ये फाई है, इनके बीच का एंगल कितना है, फाई। तो देखो ये जो वेक्टर है ये है Z2 माइनस Z1, और ये वेक्टर है Z3 माइनस Z4। ये वेक्टर क्या है, Z3 माइनस Z4। अब देखो वेक्टर वाइज कौन सा आगे है, अगर हम वेक्टर को देखें Z3 माइनस Z4 पीछे है, Z2 माइनस Z1 आगे है। भाई अगर मैं वेक्टर को देखूं तो वेक्टर को इस तरह देखते हैं कि ये आगे है, इसका मतलब Z3, भाई कौन आगे है, Z3 माइनस Z4 पीछे है, तो Z3 माइनस Z4 जो पीछे है उसके यूनिट वेक्टर में, भाई वेक्टर्स आर मूवेबल इन स्पेस, तो हम उस बात का यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि Z3 माइनस Z4 के यूनिट वेक्टर में अगर हम e की पावर आइटा फाई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये वेक्टर मिल सकता है, यस। तो Z2 माइनस Z1 अपॉन मॉड Z2 माइनस Z1, सही बात। ऐसा रिलेशन हम यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। अब ये रिलेशन ऑब्टेन किया तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z4 कितना हो गया, दैट विल बी फाई।
कि हमारे पास कितना हो गया 5। तो भैया ये हमारे पास था रोटेशन थ्योरम की पूरी थ्योरी कि भाई रोटेशन थ्योरम का मतलब है कि भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z1 मतलब Z2 वेक्टर Z1 से थीटा एंगल या फाई एंगल आगे है। अब इस पे क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, वी शुड सी सम प्रॉब्लम्स कि भाई किस तरह की यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं। चलिए प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम करते हैं कि लिखिए क्वेश्चन, इफ Z1, Z2, Z3 are vertices of an equilateral triangle कि भाई these are vertices of an equilateral triangle in anti-clockwise order, then show that Z1 square plus Z2 square plus Z3 square is equal to Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1 कि भाई इस चीज़ को हमें शो करना है कि these are vertices of an equilateral triangle। अब vertices of an equilateral triangle है तो इस क्वेश्चन को हमें शो करना है। अब यहाँ पे जैसे ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये है Z1, ये है Z2 और ये है Z3। ठीक बात, पहले खुद ट्राई करिएगा उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। भाई पहले खुद सोचना कि कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे ये नोडल पॉइंट है एक और ये एंगल कितना है π/3। तो Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z1 और Z3 माइनस Z1 इन दोनों में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। कौन आगे है? Z3 माइनस Z। दोनों का यूनिट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है अपने पास सेम है। तो ये वेक्टर आगे है तो Z3 माइनस Z1 आगे है और किससे आगे है? Z2 माइनस Z1 से आगे है। कितना आगे है? e की पावर आइटा थीटा। थीटा कितना है? π/3। मॉड से डिवाइड करेंगे तो मॉड कट जाएंगे। ये एक रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आइटा वाइटा आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ एक रिलेशन और बना लेता हूँ, उससे e की पावर आइटा π/3 वाली कहानी जो है वो अपनी कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे सपोज करो ये एंगल बना लेते हैं अब ये, ठीक है। अब ये एंगल बनाया मैंने, ये हटा देता हूँ, ये वेक्टर हो गए 2, सही। अब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अब कौन आगे है? Z1 माइनस Z2 आगे है। किससे आगे है? Z3 माइनस Z2 से आगे है। कितना आगे है? π/3 आगे है। e की पावर आइटा π/3। चमका जी, यहाँ तक। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2। e की पावर आइटा π/3 अपना जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा Z3 स्क्वायर माइनस Z1 Z3, ठीक है, माइनस Z2 Z3, ठीक, और प्लस Z1 Z2, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या होगा? 2Z1 Z2 माइनस Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर। इन दोनों को इधर ले आओ, इन तीनों को उधर भेज दो। तो हमारा जो कार्यक्रम प्रूव करना था, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये अपना कार्यक्रम प्रूफ हो गया। चमका जी, आसान क्वेश्चन है ये अपने पास। इसमें कोई दुख किसी को हो तो बताओ मुझे कि सर ये दुख है हमें। नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का और क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखिए Z1 Z2 Z3 Z4, Z1 Z2 Z3 Z4 are vertices of a square in anti-clockwise order, in anti-clockwise order।
कि भाई एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में ये हमारे पास हैं। देन शो दैट 2z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा z1 प्लस 1 माइनस आइटा z3। चलिए जी, इस क्वेश्चन को हमें शो करना है कि अगर z1, z2, z3, z4 आर वर्टिसेस ऑफ एन स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर, तो z1, z2, z3 में ये रिलेशन है, मतलब z4 का कोई लेना देना नहीं है। अब देखो यार, ये स्क्वायर बना लिया हमने कि भाई ये हमने एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। ये है z1, ये है z2, ये है z3, ये है z4। एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में मैंने लिखे। अब ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, z4 का कोई लेना देना नहीं है तो उसे नहीं लेंगे। ये 90 डिग्री है π/2। इसका मतलब यहाँ पे अपना रोटेशन लगना चाहिए। अब यहाँ पे रोटेशन लगना चाहिए बेटा, तो ये सोचो कि z1 माइनस z2 आगे है या z3 माइनस z2 आगे है। ऑब्वियसली z1 माइनस z2 आगे है, तो ये वेक्टर आगे है इस वेक्टर से। कितना आगे है? 90 डिग्री, और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो मैं लगाता हूँ कि z1 माइनस z2 आगे है, किससे आगे है? z3 माइनस z2 से आगे है। कितना आगे है? 90 डिग्री e की पावर आइटा π/2। तो z1, z2, z3 में ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, ठीक जी। अब ये रिलेशन तो है नहीं, इसको लाते हैं। e की पावर आइटा π/2 को हम क्या लिख सकते हैं? आइटा। तो इसको मैंने लिख लिया आइटा कि दिस वन इज नथिंग बट आइटा। अब आइटा इसे मैंने लिख लिया, z2 को उधर ले गया तो 1 माइनस आइटा इंटू z2, ठीक, इज इक्वल टू z1 माइनस आइटा z3। ये हमने यहाँ से लिख लिया, ठीक। पूरी इक्वेशन में 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई कर लिया, तो z1 इंटू 1 प्लस आइटा माइनस आइटा इंटू 1 प्लस आइटा z3, और 1 माइनस आइटा इंटू 1 प्लस आइटा दैट इज 2z2, ठीक बात। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास कितना आएगा? माइनस आइटा स्क्वायर, तो ये जाएगा प्लस 1 माइनस आइटा z3। आ गया नहीं आ गया बच्चों? हाँ जी, कुछ करने की ज़रूरत है क्या मुझे? हैंड्स प्रूफ लिख दूँ? ये मेरा हैंड्स प्रूफ हो गया, सही बात। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन हो गया। अब कोई कहेगा कि सर इसमें क्या इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्रूव करने वाले क्वेश्चन ही आते हैं? नहीं, लोकस वाले क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। अब लोकस वाले क्वेश्चंस जो आते हैं वो किस तरीके के होते हैं देखते हैं। जैसे हमारे पास फाइंड लोकस ऑफ जेड विच सेटिस्फाई दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 इज इक्वल टू π/2, ठीक है। कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 इज इक्वल टू π/2। व्हाट शुड बी द लोकस ऑफ जेड, कि भाई जेड का लोकस क्या होगा या जेड कहाँ पर होगा। अब देखो, एक तरीका है जेड को x प्लस आइटा वाई रख के हम करें, ठीक बात। एक तरीका क्या है, हम इस तरह से ही सोचें जो हमने रोटेशन सीखा है। भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 इज इक्वल टू π/2, ये दे रखा है आपको। इसका मतलब क्या है, जेड ऐसी जगह है कि जेड माइनस 1 और जेड प्लस 1 इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा π/2 है, ठीक बात। भाई जेड माइनस 1 और जेड प्लस 1 इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा क्या है? π/2 है। अब जेड माइनस 1 जेड प्लस 1 इन दोनों के बीच का एंगल π/2 है, तो जैसे जेड एक ऐसा पॉइंट है जो 1 और -1 इस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। अब 1 और -1 पे 90 डिग्री, इस लाइन कोड पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कौन कहाँ होगा? पॉइंट एक सर्कल पे जिसका ये डायमीटर होगा। ये सर्कल की प्रॉपर्टी है कि वो पॉइंट हमारे पास कहाँ होगा? एक सर्कल पे, कि भाई ये एक सर्कल होगा जिसका ये हमारे पास क्या है? डायमीटर है। इसके अलावा कहीं और पॉइंट हम ले लें तो जेड प्लस 1 और जेड माइनस 1 इनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता, सही बात। अब यहाँ पे ये एक सर्कल आ गया, तो इसका लोकस क्या एक सर्कल हो गया? नहीं, इसमें दो मतलब होते हैं।
z-1 z+1 के बीच का एंगल π/2 है और z-1 z+1 से आगे है, z-1 z+1 से आगे है। अब देखो जो पॉइंट ऊपर होगा उसके लिए कहानी अलग बनेगी और जो पॉइंट नीचे होगा उसके लिए कहानी अलग बनेगी। तो इस कोड के जो पॉइंट ऊपर होगा वो अलग चीज़ हो सकता है दे रहा हो। देखते हैं क्या दे रहा है। जैसे नीचे वाला देखते हैं पहले। जैसे z यहाँ पर है कहीं, ठीक है। अब मैंने इसको मिलाया, ये एक वेक्टर हो गया, मैंने इसको मिलाया, ये दूसरा वेक्टर हो गया। इनके बीच का ये एंगल कितना है, π/2, ठीक। अब यहाँ पे वेक्टर्स मूवेबल होते हैं, तो इस वेक्टर को मैं ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ कि इस वेक्टर को मैंने ऐसे ये शिफ्ट कर लिया। ये वेक्टर कौन सा है, z-1। इस वेक्टर को मैं पैरेलली इस तरह शिफ्ट कर सकता हूँ। ये वेक्टर कौन सा है, z+1। इनके बीच का एंगल ये कितना है, π/2। ये इनके बीच का एंगल कितना है, π/2, ठीक है। तो देखो एंगल तो π/2 है, लेकिन z-1 z+1 आगे है, z-1 आगे है। ये इस तरह देखो भाई, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो z-1 आगे होगा या z+1 आगे होगा, दिमाग लगाओ भाई। एंटी क्लॉकवाइज घूमे, पहले कौन आया, z-1, फिर कौन आया, z+1। तो कौन आगे है, z+1। और जबकि आगे चाहिए कौन था, z-1 चाहिए था। इसका मतलब ये जो नीचे वाले पॉइंट हैं ये इसका लोकस नहीं होंगे, मतलब ये लोकस नहीं है, ये नहीं है इसका लोकस। अब बात करते हैं ऊपर वाले पॉइंट की कि भाई ऊपर वाले पॉइंट इसका लोकस है या नहीं है। ऊपर वाले पॉइंट में जैसे ये बनाया z, है ना, तो ये हमने इसको मिलाया, ये इसको मिलाया, बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, π/2। अब देखो वेक्टर्स को हमेशा इस तरह शिफ्ट कर लेना चाहिए। ये वेक्टर्स को मैंने शिफ्ट करा, ये तो ये है z-1 और दूसरे वेक्टर को ये शिफ्ट करा, ये है z+1। इनके बीच का एंगल कितना है, ये 90 डिग्री, ठीक बात। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर मैं घुमाऊं तो अब कौन आगे है, पहले z+1 पड़ेगा, फिर z-1 पड़ेगा। तो कौन सा आगे है, z-1। आगे कौन सा चाहिए था, वही चाहिए था। इसका मतलब इस सर्कल के जो ऊपर वाले पॉइंट है, ये ऊपर वाले पॉइंट, ये हमारे पास रिक्वायर्ड लोकस है। ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड लोकस है, ठीक है। अब इसे लिखे कैसे, भैया तो शेड कर लिया। तो लोकस ऑफ z इज ए सेमी सर्कल, लोकस ऑफ z इज ए सेमी सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन है, 0 + 0 आइटा है, रेडियस 1 है और अबव रियल एक्सिस। कौन सा रीजन, अबव रियल एक्सिस। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि मोड z इज इक्वल टू 1, कि भाई इसका एक पार्ट है मोड z इज इक्वल टू 1 सर्कल पे होगा, जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 1 है और अबव रियल एक्सिस मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो पॉजिटिव है। ये रीजन इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर हमारे पास ये +π/2 की जगह -π/2 होता, आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 अपॉन z+1 इज इक्वल टू -π/2 होता, तो क्या होता भाई, -π/2 मतलब पीछे होना चाहिए था भाई। +π/2 आगे, तो -π/2 मतलब क्या होना चाहिए था, पीछे होना चाहिए था। अब -π/2 पीछे होना चाहिए था, तो अब नीचे वाला सर्कल आ जाता। कौन सा आ जाता, नीचे वाला। तो इसका लोकस हम इस तरह बनाते कि इसका लोकस हमारे पास ये होता कि लोकस ऑफ z विल बी दिस लोअर सर्कल। 1 और -1 एक्सक्लूड करने पड़ते, इसमें भी और उसमें भी, ठीक बात। तो ये हमारे पास क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z की कहानी। अच्छा एक चीज़ और, अगर जैसे मैं ये कहता कि इसमें ही आगे और बढ़ाता हूँ थोड़ी इस बात को, कि जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 अपॉन z+1 इज इक्वल टू +-π/2, तो व्हाट इज द लोकस ऑफ z, व्हाट इज द लोकस ऑफ z भाई। +π/2 ऊपर वाला सर्कल आ गया, -π/2 नीचे वाला सर्कल आ गया, मतलब कंप्लीट सर्कल एक्सक्लूडिंग 1 और -1 भाई, कंप्लीट सर्कल 1 और -1 को छोड़ के, ठीक बात। अब देखो किसी का आर्ग्यूमेंट +-π/2 है, या तो +π/2 है या -π/2 है। ये सर्कल की इक्वेशन है, ये इस सर्कल की इक्वेशन है। किसी का आर्ग्यूमेंट +π/2 या -π/2 है, तो वो प्योरली कैसा नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर,
वो कैसा नंबर है? प्योरली इमेजनरी नंबर। प्योरली इमेजनरी नंबर मतलब रियल पार्ट ऑफ दिस विल बी जीरो। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है। और अगर मैं ये पूछता रियल पार्ट ऑफ z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, कि भाई z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन का रियल पार्ट जीरो है, तो ये भी क्या होती? एक सर्कल की इक्वेशन होती। कौन से सर्कल की? मोड z बराबर वन। तो ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है, ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है। ठीक बात। और कौन सा सर्कल है? मोड z बराबर वन। इसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। भाई किसी का प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो z प्लस जेड बार क्या होगा? जीरो। भाई कोई अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो z प्लस जेड बार क्या होगा? जीरो। इसका मतलब z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन प्लस इसका बार जेड बार माइनस वन जेड बार प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो वहाँ से मोड z बराबर वन आ जाएगा। ये पहले करवाया है मेरा क्वेश्चन। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से हम देख लेंगे मोड z बराबर वन आ जाएगा। तो भैया ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है। चीज़ें चमकी या नहीं चमकी भाई? हाँ जी, चमकी या नहीं चमकी चीज़ें? कि भाई आर्ग्यूमेंट अगर थीटा पाई बाय टू या माइनस पाई बाय टू होता है तो हम किस तरह से लेते हैं। अब चलो यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है। अब देखो आर्ग्यूमेंट पाई बाय टू था तो ये हमारे पास ऊपर वाला एक सर्कल था, है ना। अगर आर्ग्यूमेंट पाई बाय टू नहीं होता, आर्ग्यूमेंट पाई बाय टू की बजाय लेट से पाई बाय थ्री होता, मतलब पाई बाय टू ना हो के पाई बाय थ्री होता, तो व्हाट शुड बी द लोकस ऑफ जेड? नाउ क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द लोकस ऑफ जेड। अब देखो वापस इसे उसी से सोचो कि जेड माइनस वन और जेड प्लस वन के बीच का एंगल पाई बाय थ्री होना चाहिए। ठीक बात। अब z माइनस वन और z प्लस वन के बीच का एंगल पाई बाय थ्री होना चाहिए। इसका मतलब z एक ऐसे सर्कल पे होना चाहिए जो वन और माइनस वन कोड पे पाई बाय थ्री एंगल सबटेंड करे। मतलब यहाँ पे जैसे ये सर्कल है तो ये यहाँ पे एंगल जो है या यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल अपने पास पाई बाय थ्री होना चाहिए। भाई कोई भी कोड सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे इक्वल एंगल बनाती है। अब कोई कहेगा सर सर्कल ऐसा भी हो सकता है तो सर्कल ऐसा भी हो सकता है। सही बात है भाई, सर्कल ये हो सकता है तो सर्कल नीचे वाला भी तो हो सकता है, कोई परेशानी थोड़ी है, बिल्कुल हो सकता है। डिपेंड ऑन कि भाई इसमें दो बातें छुपी हुई हैं, एक तो z माइनस वन और z प्लस वन के बीच का एंगल पाई बाय थ्री हो, दूसरा z माइनस वन जेड प्लस वन से पाई बाय थ्री आगे हो। अब बस ये बताओ ऊपर वाले में आगे होगा या नीचे वाले में आगे होगा। अभी हम क्वेश्चन देख ही रहे थे, प्लस पाई बाय टू पे ऊपर वाला सर्कल आया था, माइनस पाई बाय टू पे नीचे वाला आया था। तो प्लस पाई बाय थ्री पे ऊपर वाला सर्कल आएगा नीचे वाला आएगा, चेक कर लो। प्लस पाई बाय थ्री ऊपर वाला आ रहा ही नहीं आ रहा। ये पैरेलली शिफ्ट करा वेक्टर तो ये पैरेलली ये शिफ्ट हो गया वेक्टर, ये पैरेलली शिफ्ट करा ये पैरेलली ये हो गया। ठीक है, ये पैरेलली शिफ्ट करा ये है जेड माइनस वन, ये है जेड प्लस वन, ये एंगल है पाई बाय थ्री। तो कौन सा वेक्टर आगे है? जेड माइनस वन, वही चाहिए था। तो ये नीचे वाला सर्कल नहीं आएगा। कई बार नीचे वाला भी आएगा भाई, अगर माइनस होता तो नीचे वाला आता। अच्छा इस सर्कल का भी कौन सा पार्ट? मेजर आर्क। भाई सर्कल का भी कौन सा पार्ट? मेजर आर्क। ये वाला, ये वाला, ये मेजर आर्क, ये मेजर आर्क, ये मेजर आर्क, ये मेजर आर्क है, ये वाला इसका लोकस है। अब यार इसका सेंटर क्या है, इसकी रेडियस क्या है, ये कैसे निकालें? भाई ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यहाँ पे इसका सेंटर होगा। ठीक बात। अब ये कोड सर्कमफ्रेंस पे पाई बाय थ्री बना रही है तो सेंटर पे टू पाई बाय थ्री बनाएगी। ये पूरा टू पाई बाय थ्री है तो ये पाई बाय थ्री है। ठीक बात। तो ये अपने पास वन है, ये पाई बाय थ्री है। भाई ये वन है और ये अपने पास कितना है? पाई बाय थ्री। तो ये हम निकाल सकते हैं कि ये होगा वन बाय रूट थ्री। भाई कितना होगा? वन बाय रूट थ्री। भाई 10 पाई बाय थ्री बराबर वन अपॉन दिस, तो 10 पाई बाय थ्री कितना होगा? रूट थ्री। तो ये हो जाएगा वन बाय रूट थ्री। इसका मतलब इसका सेंटर क्या है? 0 प्लस वन बाय रूट थ्री आएगा। और सेंटर निकाल दिया, ये रेडियस है, रेडियस आ जाएगी। ठीक बात। भाई ये सेंटर निकाला, ये सेंटर आ गया इसका 0 प्लस वन बाय रूट थ्री आएटा, और ये रेडियस आ जाएगी, ये रेडियस, ये रेडियस।
मान लो ये रेडियस r है, ठीक है, तो r साइन पाई बाय 3, r साइन पाई बाय 3 बराबर 1। तो साइन पाई बाय 3 कितना होता है, √3/2, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 2/√3। तो इस सर्कल का, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ये है, रेडियस ये है, उसका मेजर आर्क, उस सर्कल का हमारे पास क्या होगा, ये मेजर आर्क। ठीक बात। तो भाई ये हमारे पास था आर्ग्यूमेंट का लोकस निकालने का तरीका, या रोटेशन थ्योरम से जुड़ी सारी बातें। ठीक है, मैंने इसमें सारी बातें बता दी भैया आपको। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर के बाद रोटेशन थ्योरम का R2M, रोटेशन थ्योरम, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इसमें इतना ही, आगे की बातें मैं अपने अगले लेक्चर में बताऊंगा। धन्यवाद।